अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सबक आधा कंबल की रीडिंग की थी और साथ में उसकी हाफ एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम उसकी नेक्स्ट हाफ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। दर्जा झैल सवालात के जवाब आते हैं। ठीक है, सवालों के जवाब आप लोग साथ साथ अपनी अपनी कॉपीज़ पर लिख लिया करें। पहला सवाल है, ताजर ने अपने बेटे की परवरिश कैसे की थी। ठीक है, ताजर ने अपने बेटे की परवरिश कैसे की थी। ताजर ने अपने बेटे की परवरिश बड़े लाड प्यार से की थी। ठीक है, बड़े लाड प्यार से की थी। ताजर ने अपना कारोबार बेटे के नाम क्यों कर दिया था। ठीक है, उसने अपना कारोबार अपने बेटे के नाम क्यों किया था। ताजर ने सोचा कि मेरे मरने के बाद भी मेरा सब कुछ मेरे बेटे का ही होगा, इसलिए उसने अपना कारोबार अपने बेटे के नाम कर दिया। क्या सोचा उसने कि मेरे मरने के बाद भी सब कुछ मेरे बेटे को ही मिलेगा, इसलिए उसने अपना कारोबार अपने बेटे के नाम कर दिया। फिर है, ताजर के बेटे ने बाप को घर की ड्योढ़ी में चारपाई ले जाने को क्यों कहा। क्योंकि बाप की खांसी की वजह से उनके आराम में खलल पड़ता था। ठीक है, किस वजह से उन्होंने अपने बाप को ड्योढ़ी में चारपाई बिछाई थी। बाप की चारपाई ड्योढ़ी में इसलिए बिछा दी क्योंकि उनकी खांसी की वजह से उनके आराम में खलल पड़ता था, यानी रुकावट आती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ताजर के बेटे पर अपने बेटे की बात का क्या असर हुआ। ठीक है, ताजर के बेटे पर अपने बेटे की बात का क्या असर हुआ था। उसे अपने रवैये पर सख्त नदामत हुई, यानी शर्मिंदगी हुई। उसने अपने बाप से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और बाप को ड्योढ़ी से उठाकर कमरे में ले गया। ठीक है, उसे अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई और वो उसने अपने बाप से माफ़ी मांगी और अपने बाप को ड्योढ़ी से उठाकर कमरे में ले गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगले पेज पे आ जाएं। पेज नंबर 44। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज लगाकर पुर करें। ठीक है, ये अल्फाज दिए हुए हैं, हमने इनको फिल करना है। लरस, वापस, कंबल, नागभूं, दमे और ख्वाहिश। ताजर ने बेटे की हर डैश को पूरा किया। किसको पूरा किया था, ख्वाहिश को। ताजर को डैश की बीमारी लाहक हो गई, दमे की। ताजर के खांसने पर बेटा और बहू डैश चढ़ाते थे, नागभूं चढ़ाते थे। डैश के बगैर ड्योढ़ी में सोना मुश्किल था। किसके बगैर, कंबल के बगैर। पोते ने कहा, आधा कंबल मुझे डैश कर दें, वापस कर दें। बच्चे की बात पर ताजर का बेटा डैश उठा, लरज उठा। ठीक है, अब इसके गलत रुज़ फिक्रा देखते हैं। ताजर ने अपने बेटे की परवरिश बड़े लाड प्यार से की। ठीक है, ये गलत है, ये दुरुस्त है क्योंकि उसने लाड प्यार से की थी। ताजर बीमारी के बावजूद कारोबार पूरे तरीके से संभाल रहा था। बीमारी के बावजूद वो कारोबार संभाल रहा था। जी नहीं, बीमारी की वजह से वो कारोबार पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था, इसलिए गलत है। ताजर का बेटा और बहू ताजर की बीमारी पर नागभूं चढ़ाते। जी हाँ, वो नागभूं चढ़ाते थे। ताजर के बेटे ने उसे एक नया कमरा बनवा दिया। जी नहीं, उसने बाप की चारपाई ड्योढ़ी में बिछा दी। गलत है। पोते की बात ने ताजर के बेटे की आंखें खोल दी। जी हाँ, उसे अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई और उसने अपने बाप से माफ़ी मांग ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हम दर्ज मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरा किसे कहते हैं, लुगत में मुहावरा के मायने गुफ्तगू और बातचीत के हैं, लेकिन कवायद में मुहावरा उस कलाम को कहते हैं जो असली मायने के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। मतलब असली मायने इस्तेमाल नहीं होते, उसमें मजाजी मायने इस्तेमाल किए जाते हैं। हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया जाए, यानी फ़र्ज़ी मायनों में। ठीक है, जैसे 3-5 करना, इसका मतलब 3 को 5 बनाना नहीं बल्कि झगड़ा करना है। ठीक है, इसी तरह सब्ज़ बाग दिखाना, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या हो सकता है कि किसी को हरे भरे बाग की सैर करवाना, लेकिन इसका जो मुहावरे का मतलब क्या है कि किसी को लालच देकर धोखा देना। ठीक है, किसी चीज़ का लालच देकर
को धोखा देना यानी सब्ज बाग दिखाना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, हमने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहला मुहावरा है खलल पड़ना। कौन सा मुहावरा है पहला? खलल पड़ना। खलल कहते हैं रुकावट को। बाप की खांसी से बेटे की नींद में खलल पड़ता था। ठीक है, फिर है नाक मुँह चढ़ाना। बेटा और बहू ताजर के खांसने से नाक मुँह चढ़ाते थे। ठीक है, फिर है अफाका होना यानी फ़ायदा पहुंचना, बेहतरी आना। इलाज के बावजूद ताजर को कोई अफाका ना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चारों नाचार। ताजर चारों नाचार अपनी चारपाई ड्योढ़ी में ले आया। ठीक है, चारों नाचार मजबूरन। ठीक है, फिर है धूमधाम। ताजर ने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। ठीक है, उसके बाद देखें अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज हैं, इनके मुतज़ाद लिखने हैं, उलट लिखने हैं। कड़वा मीठा, पता शिकस्त, गुल खार। गुल कहते हैं फूल को, खार कहते हैं कांटे को। मुहज़्ज़ब गैर मुहज़्ज़ब मतलब तहज़ीब याफ्ता और गैर तहज़ीब याफ्ता या गैर मुहज़्ज़ब। खरा खोटा, पुख्ता खस्ता, जदीद कदीम, राहत रंज। ठीक है, ये अल्फाज हैं और ये इनके मुतज़ाद हैं, अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं। फिर है ग्रामर। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें नून का हर्फ लिखने में तो नहीं आता। ठीक है, मतलब उसके आखिर में नून का हर्फ जो है, नून हर्फ जो है वो लिखने में नहीं आता, लेकिन पढ़ने में नून की आवाज़ आती है। ठीक है, बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में नून का हर्फ नहीं आता, लिखने में नहीं आता, लेकिन उसकी आवाज़ आती है। नून की ऐसी आवाज़ को तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। ठीक है, ऐसी आवाज़ को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। इस आवाज़ को दो ज़बर अलामत से, ये दो ज़ेर ज़बर, ठीक है, ये देखें दो ज़बर अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। ये देखिए ये वाली अलामत है। ठीक है, इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, फिर इसकी मिसालें हैं फ़ौरन। देखिए अलिफ है, अलिफ के ऊपर दो ज़बर है, इसलिए ये नून की आवाज़ आ रही है, इसको तनवीन कहते हैं। ठीक है, फ़ौरन, तकरीबन, अमूमन, आनन फ़ानन, आनन फ़ानन। ठीक है, ये सारे जो हैं ये तनवीन है, नून की आवाज़ आ रही है लेकिन लिखने में नून नहीं आता। ठीक है, फिर है दर्ज झैल जुमलों को मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मुकम्मल करें। ये सारे अल्फाज जो हैं ये तनवीन वाले हैं। ये देखिए फ़ौरन, तकरीबन, अमूमन और इत्तफ़ाक़न। ठीक है, अब ये हमें फ़िक्रे दिए हुए हैं, जुमले दिए हुए हैं, हमने इन अल्फाज को इसमें लिखना है। मैं डैश इतवार को 10 बजे सोकर उठती हूँ। मैं अमूमन रात को इतवार को 10 बजे सोकर उठती हूँ। ठीक है, आज डैश निदा की मुलाकात सादिया से हो गई। आज इत्तफ़ाक़न निदा की मुलाकात सादिया से हो गई। ये कपड़ा डैश 4 गज़ है, तकरीबन 4 गज़ है। ठीक है, कितना है? तकरीबन 4 गज़ है। फिर है तुम डैश यहाँ से भाग जाओ, तुम फ़ौरन यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, फ़ौरन यहाँ से भाग जाओ। आपने इसकी मश्क जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। इसके बाद आप लोगों ने ठीक है, इसके साथ आपने एक मज़मून भी याद करना है, इसलिए हम पहले मज़मून लिखने का तरीका जो है वो पढ़ लेते हैं। मज़मून लिखने को मज़मून नवीसी कहा जाता है। ठीक है, मज़मून लिखने को मज़मून नवीसी कहते हैं। ये एक दिलचस्प काम है। इसके लिए चंद ज़रूरी बातें दर्ज झैल हैं। मालूमात मतलब हमने जिस मौजू पर मज़मून लिखना है, जिस चीज़ के बारे में मज़मून लिखना है, उसके बारे में आपके पास बहुत सारी मालूमात जो हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी सोच और रोज़मर्रा के मुशाहदात जो हैं वो भी आपके मददगार साबित हो सकते हैं एक मज़मून लिखने के लिए। ठीक है, आपको उस चीज़ के बारे में, उस शख्सियत के बारे में बहुत सारी मालूमात जो हैं वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आप तरतीब मतलब कि मज़मून लिखते हुए आपको तरतीब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो है वो मज़मून लिखते हुए शुरू में आनी चाहिए, कौन सी दरमियान में लिखनी चाहिए और कौन सी इख्तिताम पर आनी चाहिए यानी आखिर में आनी चाहिए।
फिर है आप लोगों की ज़ुबान की दुरुस्तगी, मतलब आपकी इमला जो है वो अल्फाज की इमला दुरुस्त होनी चाहिए, जुमले मुनासिब होने चाहिए, रमूज़ व काफ का इस्तेमाल जो है वो ठीक होना चाहिए, और आप सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें जो सुनने वाले की और पढ़ने वाले की समझ में आ जाए। ठीक है। उसके बाद मज़मून लिखते हुए आप मज़मून जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि सबसे पहले उसमें शख्सियत का तारुफ़ लिख सकते हैं, किसी चीज़ का जिसके बारे में आप लोग मज़मून लिख रहे हैं उसका तारुफ़ दिया जाता है। उसके बाद उसके बारे में दूसरी मालूमात जो हैं वो लिखी जाती हैं, और उसके बाद है फिर नफ्स मज़मून, मतलब उसके बारे में मुशाहदात मालूमात जितनी भी हैं आपके पास वो आप लोग लिख सकते हैं, और आखिर में आप अपनी मालूमात और जो आपने तारुफ़ वगैरह दिया था उसको आप लोग समेट कर अपनी बात जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। मज़मून जो है उसकी कई इक़साम होती हैं, शख्सियाती मज़मून होते हैं, मालूमाती भी होते हैं और वाक़याती भी होते हैं। ठीक है। शख्सियाती मज़मून किसी शख्सियत के बारे में, ठीक है, उनके किरदार के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। ठीक है। अल्लामा इक़बाल, उसवा मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी ज़िंदगी के बारे में जो मज़मून होगा वो शख्सियाती मज़मून, किसी शख्सियत के बारे में, किसी इंसान के बारे में। फिर मालूमाती मज़मून में मतलब आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मालूमात दें तो वो मालूमाती मज़मून होंगे, जैसे रेलगाड़ी और साइंस के करिश्मे। इसके अलावा इल्म के फ़ायदे, वालिदैन का एहतराम, ठीक है, ये मालूमाती मज़मून में शामिल होते हैं। उसके बाद है वाक़याती मज़मून। वाक़याती मज़मून में आप किसी वाक़े को बयान कर सकते हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों से मोहब्बत का तज़किरा। ठीक है। आज हम एक शख्सियत के बारे में मज़मून पढ़ते हैं। ठीक है। शख्सियत का नाम क्या है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ठीक है। सबसे पहले हमने उनकी पैदाइश के बारे में लिखा। फिर है उनके वालिद का नाम। आपके वालिद का नाम नूर मोहम्मद था। क्या नाम था? नूर मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। कहाँ से हासिल की? सियालकोट से हासिल की। ठीक है। उसके बाद सानवी तालीम के लिए लाहौर चले गए। कहाँ चले गए? लाहौर चले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम हासिल करने के लिए पहले इंग्लिस्तान और फिर जर्मनी चले गए। ठीक है। सानवी तालीम और इब्तदाई और सानवी तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए पहले इंग्लिस्तान और फिर जर्मनी चले गए। वहाँ से आपने बैरिस्ट्री और PhD की डिग्री हासिल की। ठीक है। बैरिस्ट्री और PhD की डिग्री हासिल की। आपने अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। किसका? अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। ठीक है। सोई मुसलमान कौम को अलग वतन हासिल करने के लिए ख्वाब गफलत से बेदार किया, यानी जगाया। ठीक है। फिर है बांगे दरा और बाले जबरील आपकी मशहूर तसानीफ़ हैं, यानी आपकी मशहूर किताबें हैं। बांगे दरा, बाले जबरील, ज़रब कलीम, जावेदनामा, ये सारी आपकी मशहूर किताबें हैं। ठीक है। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए और बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, शायरी की उन्होंने मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, जैसे मकड़ा और मक्खी, बच्चे की दुआ, माँ का ख्वाब। ठीक है। इस वजह से दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। ठीक है। और शायरी की वजह से, अपनी शायरी की वजह से वो दुनिया भर में शोहरत रखते हैं, यानी मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। कब वफ़ात पाई? 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार लाहौर में है। कहाँ है आपका मज़ार? लाहौर में है। ठीक है। अब आप लोगों ने ये एक मज़मून और साथ में आधा कंबल की मश्क जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।